Good evening everyone. I hope you all are fine. In this particular video I'll be dealing with how to approach essay for UPSC mains. First of all, before I move, thank you for all the views on the video and all the messages I have got and the recommendations or the suggestions for the video. I'll try to incorporate all of them in my future videos. And the topic I'll be dealing today is how to approach essay for UPSC mains. बहुत सवाल आते हैं इस पे और आने भी चाहिए बिकॉज इट्स प्रिटी ट्रिकी, इट्स प्रिटी कन्फ्यूजिंग. ये पूरे सिलेबस का जितना भी प्री मेंस इंटरव्यू का पार्ट है, इससे एक ऐसा इंट्रीगिंग पार्ट है और ऐसा एक पिविटल पार्ट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशंस तो बहुत है हर जगह, ऑनलाइन ऑफलाइन, बट it actually depends on the person who is writing that essay at that particular point of time. So it creates a lot of difference when you approach an essay before you have entered the examination room and while you are writing an essay in the examination room. Why I'm saying this? Because I know a lot of people who have scored a lot of marks, pretty decent marks, 140, 150, when they are writing essays in test centers or for mocks and all the things like mains answer writing, but they're not able to score marks when it comes to actually writing when it matters. So that's why I'm saying that this video is going to help a lot of people when it comes to essay. I had a decent marks. I had 144 in essay in 2016 and कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मैं बार बार कहता हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एक अप्रोच है, वो अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज कोटा फैक्ट्री देख रहा था तो उसमें ये बोला गया कि IIT क्यों करना है, IIT क्यों करना है. तो भाई इसलिए करना है क्योंकि टफ़ है और टफ़ काम करने में मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपका. इफ़ यू ट्राई टू डू एनी थिंग विच इज़ कंसिडर्ड टफ़, ये तो टफेस्ट कहा जाता है इसको. तो ऐसा कुछ अगर आप करने की सोचते भी हैं तो उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए. वो अपने में ही एक काबिल तारीफ़ बात है. और अगर आप इसको शिद्दत से करते हैं, मेहनत से करते हैं और निकालते हुए, तो सोचिए आपका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा. तो इस एग्ज़ाम के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, तैयारी करने के लिए, इसमें कूदने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए और इसको निकालने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए. और निकलने के बाद तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ जाता है. तो कॉन्फिडेंस इज़ द की वर्ड व्हेन इट कम्स टू दिस एग्ज़ाम. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक जो मैं आज डील करूँगा वो एस्से फॉर UPSC मेंस. सी बहुत कुछ स्लाइड एट द ऑनसेट पे तो मैं कुछ मिथ्स बता दूँ जो विच हैज़ बीन प्रिवेलिंग फॉर क्वाइट सम टाइम. मैं तो 4-5 साल से देख रहा हूँ. द मिथ्स विच मिथ रिलेटेड टू राइटिंग essay for UPSC mains. The first and the most what should I say, confusing myth is that your language skill has to be impeccable when it comes to writing essays in the mains examination. No, not necessary. You don't need to be a Shakespeare or a Hemingway when it comes to write essay for UPSC examination. आपकी लैंग्वेज, आपका ग्रामर ठीक होना चाहिए, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. योर ग्रामर शुड बी गुड, योर ग्रामर शुड बी करेक्ट. दैट इज़ द राइट वर्ड. गुड क्या होता है? करेक्ट होना चाहिए, ठीक है. ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होने चाहिए. और वर्ड्स कोई ज़रूरी नहीं है दैट योर लैंग्वेज शुड बी इम्पेकेबल और फ्लावरी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और बहुत हाई फाई वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं. दैट डज़ नॉट गारंटी वेरी हाई मार्क्स इन essay. ये तो मैं सबसे पहले बता दूँ. तो अगर आपकी लैंग्वेज सिंपल है, अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हैं, दैट इज़ इनफ टू स्कोर गुड मार्क्स इन essay. फर्स्ट ये बात यहाँ पे आप समझ लीजिए. दूसरी बात कि पहले से बहुत कुछ पढ़ के होना चाहिए. इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश नॉवेल, ये सब जो पढ़ते हैं जिनको आदत है, दे एंड अप स्कोरिंग वेल इन essay. एब्सोल्युटली नॉट. अगेन आई एम सेइंग कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल से, दैट्स इनफ फॉर यू टू राइट अ गुड एंड अ डिसेंट essay. बचपन से कोई नॉवल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. किसको पता होता है कि आप UPSC एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इसलिए मैं नॉवल पढ़ता हूँ? ऐसा कुछ नहीं. पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, आप यू आर नॉट एट एनी डिसएडवांटेज, ओके, व्हेन इट कम्स टू राइट UPSC essay. So that's the second myth, that you need to be a very voracious reader or need to be a bibliophile before attempting or writing an essay and scoring good marks in essay. ऐसा नहीं. तीसरा myth, that you should always attempt a topic जो सबसे टफ लगता हो essay. ऐसा कुछ नहीं है. ये सब फंडेज जो है अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं बताऊंगा क्यों. बिकॉज एक तो बात ये है कि टफ टॉपिक जो essay, when it comes to essay and the toughness of the topic in essay, it's very subjective.
मुझे कोई टॉपिक टफ़ लग रहा हो सकता है आपको वो टॉपिक टफ़ नहीं लग रहा हो। सो ऐसा कोई बोलते हैं ना स्टोन में लिखा हुआ एम्बेडेड कोई रूल नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखिए बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसे। एंड लैंग्वेज की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, बहुत हाई फाई लैंग्वेज की, कोई बिब्लियोफाइल या वोरेशियस रीडर होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 6 महीना 1 साल से, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू राइट अ डिसेंट एसे। तीसरा, मैं तो वही ऐसे अटैम्प्ट करूँगा जो सबसे टफ़, जिसका मतलब सबसे टफ़ होगा या जो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। तो आपको ही समझ में नहीं आएगा तो आप ऐसे क्या लिखोगे? ओके, तो ये सब 2-3 बातें हमेशा ध्यान रखिए जब आप ऐसे को अप्रोच करते हैं, ठीक है। एक और बात जो मेरे एक दोस्त ने मुझे बार बार, जब हम लोग तैयारी करते थे तो वो बार बार मुझसे कहता था, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शुरू में ही इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ ये बात, कि आपके ऐसे का लैंग्वेज और आपका ऐसे ऐसा लूसिड और इतना सिंपल होना चाहिए दैट इवन योर ग्रैंड मदर कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो दैट शुड बी द बेंचमार्क एक्चुअली when you are writing an essay. That should be a standard of your essay when you are writing an essay, when you are approaching an essay. बोलते हैं ना कि क्या सोच के दिमाग में लिखना है, तो ये सोच के दिमाग में लिखना है कि when you finish the essay and you give it to your grandmother, okay, she should be able to understand it pretty easily without applying too much of brain. Oh, ये तो बहुत complicated है, नहीं। grandmother or a kid or a person who's going to school 6, 7, 8 class, ऐसे कोई बच्चा हो तो essay ऐसा लिखो कि सबको समझ में आए। ओके, यहाँ पे इट्स नॉट एन इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट एन इंग्लिश पेपर कॉम्पिटिशन, इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन ऑफ शोइंग योर लैंग्वेज स्किल और वोकैबुलरी स्किल। और थरूर भी, वो शशि थरूर इसको चेक करने नहीं जा रहे आपके ऐसे के पेपर, ठीक है। तो ये सब बातें दिमाग में रखिए। इट शुड बी एज सिंपल एज लाइक एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये सबसे प्राइमरी रूल है ऐसे लिखने का, and it should not be too complicated and it should be in very simple language with minimum or no grammatical mistakes. ये तो सबसे पहला बात हो गया जब हम लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। देखिए 2 सेक्शन में रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ओके, दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ टॉपिक्स रहते हैं, 3, ठीक है। आपको चुनना रहता है एक सेक्शन ए से, एक सेक्शन बी से, 2 एसेज लिखने रहते हैं, ठीक है। नाउ डिसाइडिंग फैक्टर जो एक कह सकता हूँ मैं, व्हाट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर इज द टॉपिक यू चूज फॉर राइटिंग द एसे। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई, मैं बट हैविंग सेड दैट आई ऑल्सो से कि आप कोई चुने टॉपिक, उस पर कुछ नहीं कि इस पर ज़्यादा नंबर मिलेगा, उस पर कम नंबर मिलेगा। यू शुड चूज़ द टॉपिक इन विच यू हैव इनफ आइडिया, इनफ मटेरियल। इसलिए मैं बोलता हूँ सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखने का आता है एंड यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू राइट अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बट आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, आइडिया है, एक बेसिक रूडिमेंट्री आइडिया है, बट इतना आइडिया नहीं है कि आप 2000 या 3000 वर्ड लिख पाएँ या 1500 वर्ड, तो ऐसे टॉपिक को चुनने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें एक पेज के बाद आपके पास सारा मटेरियल ख़त्म हो जाए। Okay, whereas if something comes on the plight of farmer or the condition of agriculture in India, that is a topic जिस पे आप 1500 से 2000 वर्ड लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा that you should be very careful and very wise while selecting a topic, both the section. You read topic, it should instantly hit you that whether you have enough material on that topic to write or not. So that selection of the topic becomes very important. And now when you are selecting a topic, जो मैं personally करता था, मैं क्या करता था, I used to see the keywords used in the essay, in the topic. मैं personally ये करता था कि बहुत लंबा topic नहीं चुनता था. That's my way of doing it. It's with a disclaimer, I'll say कि you are free to choose whether you want to go for it or you want to have your own approach. I'd rather prefer that you guys should have your own approach. मैं बस बताता हूँ क्या मैं करता था और इसमें से आपको जो ठीक लगता है आप चुनिए, नहीं फॉलो करना नहीं करिए, whatever suits you. So that's a disclaimer I want to give. So मैं लंबे टॉपिक ज़्यादा very topics which have a lot of words, I generally I never prefer to write on those topics because it became, according to me, it became too complicated because then we have too many keywords to define and to explain. Okay, so अगर छोटा टॉपिक है
तो मेरा तो झुकाव सबसे पहले उधर ही जाता है कि भाई इसमें कीवर्ड्स कम है, इसको समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आई यूज़ टू सी द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द टॉपिक। अब एक लाइन का 90 सा जा रहा है तो उसको चुनेंगे तो यार यू हैव टू एक्सप्लेन एवरी वर्ड, एवरी की वर्ड, यू हैव टू टच अपॉन एवरी की वर्ड, try to understand the meaning of every keyword. So it used to, I personally never used to do that. I rather prefer topic which have very few words, जितने भी हैं तो छोटा इतना समझिए. Then second step, understand the meaning of the words given in the topic which you have decided that you are going to write on this topic. Do you understand the meanings? आपको मतलब पता है क्या होता है? If you are 100% sure that these words I know the meaning of all the keywords, like blockchain technology. If you know what blockchain technology is, if you can define blockchain technology in say 2 lines, 3 lines, then fair enough. You can go for that topic. तो पहले तो टॉपिक देखिए कि आपको टॉपिक में जो कीवर्ड्स यूज़ है वो आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं. ग्लोबलाइजेशन अगर वर्ड यूज़ है, डू यू अंडरस्टैंड ग्लोबलाइजेशन, मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडियनाइजेशन ऑफ ग्लोब, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इंडियनाइजेशन ऑफ ग्लोब. तो ये कीवर्ड्स समझने बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस कीवर्ड्स, इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ दिस कीवर्ड्स, आपका काम बहुत आसान हो जाता है. तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखिए जब आप टॉपिक सेलेक्ट करना. मैं पर्सनली यही करता था कि भाई जिसमें कीवर्ड्स कम हो, विच वुड सेव मी अ लॉट ऑफ ट्रबल. And secondly, do I know the meanings of the words which are being used in the keywords? Okay, ये हुआ selection of topic. That could be let's say minimum standard of selecting the topic. These 2 और भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने बोला हर सबका अप्रोच अलग अलग होता है. और भी हो सकते हैं कि भाई अब सब इमेजिन आई एम अ लॉयर बाय एडुकेशन, तो आई यूज़ टू हैव अ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लीगल टॉपिक्स, भाई जिसमें थोड़ी राइट्स की बात हो, जिसमें थोड़ा DPSP की बात हो. सो दैट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस. इफ़ यू आर इंजीनियर एंड समथिंग इज़ ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यू विल रादर बी इंटरेस्टेड इन दैट. ये एक पर्सनल इंक्लिनेशन होता है, आपने क्या पढ़ा है और आपको किस चीज़ का अच्छा आइडिया है. Because during preparation stage you can understand, you can be very well aware about certain facts about yourself, that okay, I have a little more knowledge about a certain areas and I don't fare well when it comes to certain areas. Okay, for example, for me personally मुझे GS2 और GS3 अच्छा लगता था, मुझे एक अच्छा आइडिया था इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, ये सब चीज़ों का. But when it comes to geography, when it comes to history, medieval period, ancient period, I was not that confident when it as compared to these 2 topics. तो वो एक पर्सनल प्रेफरेंस भी रहता है कि आपका स्ट्रॉन्ग सूट क्या है. तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान में रखिए व्हेन यू आर चूजिंग अ टॉपिक, व्हेन यू आर सेलेक्टिंग अ टॉपिक टू राइट एन एसे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, डिसाइड किया कौन सा टॉपिक है. You should not just start writing straight away, okay fine, this is the topic. No, absolutely not. Take 10 minutes out, initial 10 minutes after you have selected the topic, and jot down the important points in rough. Okay, never ever start writing the essay the moment you have selected the topic. It will be the biggest blunder you can commit. Start jotting down an outline of your essay. Okay, if it talks about, like when I remember the topic on which I wrote, not clearly, but it was helping hand is better than giving doles. Okay, so I wrote down certain example of how the structure of my essay is going to be. Helping hand, how I'm going to define what you mean by helping hand, what do you mean by providing dole. Okay, so एक basic आप rough structure बनाते हैं. इंट्रोडक्शन, कि हाँ ये मेरे इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स जाएंगे. ओके, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ टॉपिक, यू कैन चूज़ योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चूज़ योर नेबर. ओके, सो हाउ डू यू इंट्रोड्यूस? यू कैन इंट्रोड्यूस विद अ कोट, यू कैन इंट्रोड्यूस विद अ रियल लाइफ मोमेंट, यू कैन इंट्रोड्यूस विद एनीथिंग. इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी. जैसे इस टॉपिक में यू कैन चूज़ योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चूज़ योर नेबर. उस समय MS धोनी मूवी आई थी, सो आई स्टार्टेड विद दैट इंसिडेंट और दैट पर्टिकुलर summary of the movie, that Dhoni, the cricketer, has been helped a lot by his friends because he was smart enough to choose his friends who stood by him at the time of his needs.
फलाना, जो भी आपको ठीक लगे। तो यू राइट अ ब्रीफ आउटलेट, आप एक स्केल्टन बनाइए कि आपके एसे में क्या क्या रहेगा। ओके, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, कोट से देंगे तो एक कोई अच्छा कोट, एनीबडी, कोट में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि गांधी ही होने चाहिए और विवेकानंद ही होने चाहिए। एनी कोट विच इज़ रेलिवेंट टू योर टॉपिक, यू शुड कीप दिस इन माइंड, अ कोट विच इज़ रेलिवेंट टू योर टॉपिक, रैंडम कुछ भी नहीं। सेकेंड, हाउ यू गोइंग टू अप्रोच, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, क्या आप उसके बारे में बताएंगे। ओके, राइट डाउन द पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। उससे क्या होता है कि जब आप ये सब रफ में लिखे हुए हैं, व्हेन यू राइटिंग द मेन एसे, यू हैव दीज विथ यू, ये रफ पॉइंट्स, एंड यू कैन लाइक सी वेयर यू आर, हाउ यू हैव टू राइट, हाउ यू हैव टू अप्रोच। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। रैंडमली लिखने लगोगे तो सी कहीं जाएगा, डी कहीं होगा, जेड कहीं आ जाएगा, फिर ए आएगा। ओके, सो देयर विल नॉट बी एनी कोहेरेंस और देयर विल नॉट बी एनी सिमेट्री। Why I'm saying this, because your essay, when I'm reading your essay, anybody reading your essay, it should be like streamlined, लगना चाहिए कि हाँ एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से फ्लो कर रहा है। एक पैराग्राफ खत्म हुआ, दूसरा पैराग्राफ इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। रैंडमली कुछ नहीं शुरू हो गया कि अचानक से कुछ और बात कर रहे थे, अचानक से कहीं और चले गए, फिर ख़त्म, फिर तीसरे में आके फिर वो पहले वाले से ऐड हो रहे हैं। नो, दैट्स वाई these rough points are very important, that how you are going to introduce the topic. Okay, what do you plan to say about that particular topic? Blockchain technology, blockchain को define करेंगे क्या होता है, how blockchain came into existence. Okay, what are the uses of blockchain, how it is being used, what is the current situation of blockchain, the criticism related to blockchain, positive points from the blockchain, negative points of the blockchain, way forward, conclusion, आता हूँ मैं वहाँ। But this is how you should write your essay. What, when, how, why, where, whatever these ये 5-6 जो questions हैं, ये जहाँ fit बैठते हैं। What is this topic? How this came into existence? Where, why, when? All these questions, आपको समझ लीजिए इनको एक तरह से you need to answer these questions in your essay in a very simple language, in a very coherent manner, in a very streamlined fashion. ठीक है, तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब ऐसे को उस पर एक बोलते हैं ना, एडेड एडवांटेज कहाँ आता है ऐसे में? ऐसे में एडेड एडवांटेज आता है व्हेन यू फॉलो अ प्रिंसिपल विच आई यूज टू फॉलो। एनी ऐसे आई यूज टू राइट, आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं ना कहीं तो होता ही है, अगर फंडामेंटल राइट हो तो फंडामेंटल राइट, अगर DPSP है तो DPSP। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोहिबिशन पे कोई टॉपिक, लिकर प्रोहिबिशन और स्लॉटरिंग ऑफ काउ, यू कैन ऑलवेज रिजॉर्ट टू DPSP, गिव दोज एग्जाम्पल, देन योर essay हैज़ अ लॉट ऑफ लीगल बैकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता। इफ़ यू आर गोइंग, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं जाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने पॉलिटी पढ़ा, लॉ पढ़ा, इसलिए बिकॉज दैट गिव्स योर आर्ग्यूमेंट अ लॉट ऑफ वेट, दैट गिव्स योर आर्ग्यूमेंट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि ओके हाँ, अगर ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उसको कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, उसको कोई निगलेक्ट और इग्नोर नहीं कर सकता है। सो बी वेरी स्मार्ट इनफ, बी वेरी क्लियर दैट वेयर यू आर गोइंग टू यूज़ दिस प्रोविजंस। और ये आप पहले ही रफ में, जैसे मैंने बताया, यू शुड राइट इन रफ, ओके, दैट हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। Like blockchain technology can also be used because DPSP talks about promotion of science and technology. That's a part of our DPSP. That's how it can be used. If there's a tie-up between two countries to use blockchain technology, you can also use Article 51, international agreement, abide by international laws. So always keep constitution in your mind, whichever topic you are choosing, because I'm pretty sure and pretty certain that whatever topic comes in UPSC essay, there is always scope to put or to rely on constitutional provisions. So keep those provisions in mind, especially DPSP, because FR फंडामेंटल राइट्स अगर कहीं आए या नहीं आए, DPSP हर जगह ही आ जाता है। फार्मिंग पे टॉप, एग्रीकल्चर रहेगा उस पर आएगा, जेंडर इक्वलिटी रहेगा तो उस पर तो बहुत ही ज़्यादा आता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मैटरनिटी, एवरीथिंग इज़ गिवन इन DPSP। चाइल्ड लेबर रहेगा, फंडामेंटल राइट भी आएगा, DPSP भी आएगा। एडुकेशन रहेगा, फंडामेंटल राइट आएगा, DPSP भी आएगा। देयर इज़ नो टॉपिक विच
falls outside the purview of DPSP and fundamental right. Keep this in mind. This is like, let's say, thumb rule. ये एकदम ज़रूरी है, ठीक है? तो ये तो पूरा बन गया. This is like how you approach. Now when you are writing, as you know, there's an introduction, there's a body, and there is a conclusion. Okay, introduction, as I said, you could do it by a quote or a incident, anything, no holds bar. मैंने बोला ना, मैंने सिनेमा का एग्जांपल दिया. सिनेमा इज़ द हब, सब कुछ मिल जाता है उसमें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करके देखें. एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड यू, यू हैव टू बी एन गुड ऑब्जर्वर. तो कुछ से भी आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं. बॉडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. बॉडी में यू गिव एवरीथिंग विच यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. जैसा मैंने बताया, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ऑल दीज क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड. ब्लॉकचेन पे अगर लिख रहे हैं, बताइए ब्लॉकचेन क्या है, हाउ ब्लॉकचेन हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाई इट हैज़ बिकम सो फेमस, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द करंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम वी यूज़, which countries have followed it, what laws they are in governing blockchain, फ़ायदा क्या है उसका, नुकसान क्या है उसका. All these questions, all these things are part of your body. You should address everything. Like पढ़ने के लिखने के बाद कुछ बचना नहीं चाहिए, या पढ़ने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स छूट गए, ये तो बेसिक बताया ही नहीं, ये तो बताया नहीं कि ब्लॉकचेन आया कहाँ से, ये तो बताया नहीं कि ब्लॉकचेन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है. एनीथिंग, बिटकॉइंस तो है ही, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. सो दैट्स हाउ योर बॉडी शुड बी. अड्रेस एवरीथिंग related to that particular topic. Now when you give your conclusion becomes very dicey and very tricky, because sometimes people don't know, aspirants don't know कि conclusion में क्या लिखें. इतना सारा तो लिख दिया, रामायण बता दी ऊपर, अब मैं यहाँ क्या लिखूँ, सब तो मटेरियल ऊपर चला गया, कुछ बचा ही नहीं कंक्लूजन. सी, अकॉर्डिंग टू मी, कंक्लूजन इज योर स्टैंड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज essays आर ऑलवेज, द टॉपिक्स आर अ स्टेटमेंट. You have to take a stand in the conclusion, which whether you are in favor of that statement or you are not in favor of that statement. If you are in the favor of the statement, give reasons. If you are not in the favor of the statement, then to absolutely give reasons and give a way forward. Fine, blockchain से ये problem है. Like the essay will be blockchain is the next big thing for digital payment or digital economy. Fine, you explain everything about blockchain. You're writing how it is getting traction, how it is important, everything. Last में आप बोल रहे हैं, आते आते आपने बोला blockchain is not the way for, is not the next big thing when it comes to digital economy. Why? Tell why. Give reasons why. ऐसे बोल के you just can't run away. You need to give reasons why it is not the next big thing. And if it is the next big thing, then why it is the next big thing? What are the things which fall in its favor? What are the things which falls against it? Way forward. उसको कैसे improve किया सकता है? यही बोल देना ठीक है वो नहीं है, next big thing नहीं है. But if things certain A, B, C, D, E, F, G are done, there is a future. There is an opportunity. See, I personally believe that every बोलते हैं ना आपदा में अवसर, every जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, every shortfall is one way or the other, is one form of opportunity. Okay, so if blockchain technology, let's say, I'm choosing this topic so there should be a symmetry in our discussion. If blockchain is not the next big thing with digital economy, then it means there are certain loopholes which, if corrected, it can be. So your conclusion should be like that. Your conclusion should show your stand. वो ऊपर का सारा समराइज करके नीचे में नहीं देना कि as said above. No. It should flow. It should बोला कि streamline होना चाहिए. There should not be any break in the flow. You explain what is blockchain. You discuss the history of the blockchain. You discuss the positives of the blockchain. You discuss the negative of the blockchain. You discuss how it is being famous, how it is getting traction. You discuss various examples of blockchain. If you have good examples, you discuss those, how it has been helped, how it has been used positively. If you have negative examples, use those also.
because you have to show both the sides. Then in conclusion, take a stand. That having said, blockchain are the new, can usher a new era in way of digital economy, but it has still a long way to go. Certain drawbacks are there which need to be taken care of, and the other way around if you are against it. तो कंक्लूजन तो देना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, और कंक्लूजन में आपका स्टैंड होना चाहिए, जो पढ़ के लगे सीधे क्लियर कि लड़का या इस एस्पिरेंट का क्या स्टैंड है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर. सारा फैक्ट जाके रख दिया, सब कुछ जाके रख दिया, और नीचे बताया ही नहीं कि व्हाट एक्चुअली यू बिलीव इन. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. एग्रीकल्चर में भी, इफ एग्रीकल्चर इज टॉपिक, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बता दिया इंडिया इज़ अ फार्मिंग कंट्री, इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट सो मच टू द लेबर, एग्रीकल्चर हमारा ग्रो कर रहा है, खरीफ होता है, राबी होता है, एंड वी हैव एडवांस्ड मार्केट, एपिक मार्केट है, नया रूल्स आ रहा है, फार्मर लॉज आ रहे हैं, सब बता दिया, सब बता दिया, सब बता दिया, और लास्ट में कहीं लिखा ही नहीं कि वेदर यू अग्री दैट एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और नॉट. डिड यू राइट ऑन द टॉपिक? नो, यू डिड नॉट. You just presented everything about agriculture, whatever you knew about Indian agriculture. But did you connect to the topic? Did you do justice to the topic? No. So हमेशा टॉपिक को देखते रहो. Even when that's what I used to do and my friends used to do. जब लिख रहे हैं ऐसे तो टॉपिक सामने है, बिकॉज होता है क्या, जब आप 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लिखते हैं, यू एंड अप फॉरगेटिंग द टॉपिक. दैट्स वेरी नेचुरल. आप डाइवर्ट करने लग जाते हैं टॉपिक से फ्लो में. इस डाइग्रेशन को रोकने के लिए मैंने बोला कि पहले आप रफ में बना लो कि क्या क्या पॉइंट्स आपको डालने हैं. कुछ याद आ रहा है तो उसको रफ में लिखो, हाँ ये भी एक आया. और सेकंड, टॉपिक सामने रखो, टॉपिक दिखते रहना चाहिए. एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ओके, you decide you agree with this topic, okay, that's how you write. Yes, agriculture provides employment to this many population. Agriculture has been a major contributor to our GDP. Agriculture supports this. Agriculture feeds so many people. Then you talk about the history of agriculture, how it was and how far we have come, the progress we have made, how Indian economy is dependent on Indian agriculture, issues with Indian agriculture, fertilizer, disguised unemployment, structural unemployment, lack of technology, lack of capital, hoarding, middlemen, all these are problems. Then you talk about the solution. Insurance scheme, APMC laws, minimum support prices, agriculture being linked with science, agriculture being linked with technology, advancement, HYV, high yield variety, genetically modified crops, all these points. And then in the conclusion you write whether you agree with this topic or not. Agriculture is the backbone of the Indian economy. That's how you write. That's how you should approach an essay. So what is the summary of this discussion? The summary is that you don't need to have very flowery language. कोई thesaurus वाली English नहीं चाहिए. Second, you don't need to be a bibliophile before if you want to score good marks in essay. Third, you don't need to choose the most toughest topic in the essay to prove a point. You don't have to prove a point. You have to score decent marks in essay. These are the myths. And now how you write the essay, you choose the topic wisely. You choose the topic. I used to choose a topic which has minimum of words as compared to other topics. You should be sure that whether you have enough material to write on that topic or not, whether your understanding of that topic is just upar or you know the in-depth about that topic, you know the keywords of the topic or not. That is very important. Then you you jot the points in rough, that this is going to be the skeleton of my essay. This is what I am going to write in introduction, body and conclusion. Always keep constitutional provisions in mind, fundamental and DPSP, always. That's thumb rule. You can start with a quote, you cannot start with a quote. There is no hard and fast rule कि कोट से ही करेंगे तो अच्छा आएगा. No, not necessary. Try to present all the aspects of a topic. If you are even in the favor of the topic, always try to point the negative side, because any topic in this world, it always has positives, it always has negatives. If you are against a topic, always try to write about its positive side also. That shows that you have a balanced way of thinking. एक तरफा ऐसे नहीं होना चाहिए. And in conclusion, take your stand, substantiate your stand, give a way forward. That's how it should be. Okay, having said all of this,
keep in mind that your essay should not be grammatically incorrect. Words simple use करिए, grammar सही रखिए, okay, and write neatly. It should not be illegible, that you just can't read, nobody can read whatever you are writing, howsoever brilliant you have things you have written. No. So पहला रूल तो ये है कि भाई हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. अगर नहीं है तो ट्राई टू इम्प्रूव इट, ट्राई टू मेक इट लेजिबल, पढ़ने में आनी चाहिए. एंड सेकेंड, योर एसे शुड नॉट हैव ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्टार्ट होता है प्रेजेंट टेंस में, येस दिस शुड बी, दिस हैज़ बीन डन, दिस इज गोइंग, और चलते चलते चला जाता है पास्ट में और फ्यूचर में. देयर शुड बी कंसिस्टेंसी व्हेन यू आर राइटिंग एन एसे, द टेंसेस, okay, and try to change paragraph when you are changing or when you are giving a new topic, when you are writing a new point. Like agriculture, if you discuss the history of agriculture, now you are talking about the present situation, change the paragraph changing is an art, and paragraph changing is absolutely essential. You should be very very careful while changing paragraphs. एक फ्लो होना चाहिए, नहीं कि आधी बात उसी पैराग्राफ में लिखी और उसी की बात को फिर दूसरे पैराग्राफ में चेंज करके लिख दिया, देन देयर विल बी अ डिस्कनेक्ट. ट्राई नॉट टू डू दैट. इफ यू स्टार्टेड अ टॉपिक, finish in that particular, if you started a point or a section, finish in that particular paragraph, then change the paragraph. Next, try to make short sentences. Okay, ज़्यादा लंबा सेंटेंस नहीं, कॉमा सेमी कॉलन चलता जा रहा, नो. पढ़ने वाले का अटेंशन टूट जाता है, पढ़ने वाले को समझ में नहीं आता है, कनेक्शन नहीं मिलता है. Try to make short sentences. That's why I said right at the onset, your essay should be like, it should be so simple and lucid that even your grandmother can understand. This is what I meant. Use short sentences. Use correct English. नहीं बोलते English गड़बड़ बोल रहा हूँ. Use correct English. Do, मतलब almost there should not be any scope for any grammatical mistakes. And your writing should be legible. If you keep all these aspects in mind, there is no reason why you shouldn't score a very decent marks in essay. And practice. Take some random topic, past year paper, and try to write. Get evaluated by your peers or somebody who is teaching you, if you're coaching, give it to your teachers and see how they evaluate. Ask for suggestions, because essay में कोई hard and कोई सही कुछ गलत नहीं होता है. किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है. तो आप जितने लोगों से बात करेंगे, ओपिनियन लेंगे, पॉइंट्स लेंगे, यू विल हैव योर हॉराइजन विल ब्रॉडन, एंड दैट विल कंप्लीट योर एसे. दैट विल लाइक टच ऑल बेसिस व्हेन इट कम्स टू राइटिंग एन एसे. तो लिखिए एसे, ट्राई टू राइट एज मेनी एसेज एज यू कैन, ट्राई टू फोकस ऑन स्ट्रक्चर, ट्राई टू फोकस ऑन लैंग्वेज, एंड ट्राई टू मेक शॉर्ट सेंटेंसेज. ओके, एंड गेट इट इवैल्यूएटेड and take opinions. Read. The more you read, the better your essay will be. So that's why I say न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत सारा फ़ायदा है, ये सबसे मेजर फ़ायदा है. करंट अफेयर्स तो है ही, बट इट होन्स योर राइटिंग स्किल ऑल्सो. यू सी द वर्ड्स, यू सी द लैंग्वेज, इट हेल्प्स यू. सो रीड न्यूज़पेपर, practice essay, and keep these things in mind. As I said, there is no reason why you should not be scoring good marks in essay. Thank you very much. All the best. Take care.